हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग को फोर्सफुली किस करता है, ये देखकर विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो बहुत रोता है। वहीं वांग जी जो बहुत गुस्सा हो चुका था विंग को इस तरीके से तालाब में नहाते हुए देखने की वजह से, विंग जो रोते रोते पूरी तरीके से थक जाता है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होती है और उससे फीवर आ जाता है। वहीं वांग जी जब ये देखता है तो पूरी तरीके से घबरा जाता है और वो हीलर को बुलाता है। हीलर जो विंग को चेक करता है और उसे दवा देने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो पूरी तरीके से बेहोश था। तभी वांग जी हीलर और यांग को बाहर भेजता है और अपने मुंह में लेकर विंग को दवा पिलाने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और विंग को फिर से एक पैशनेट और डीप किस कर लेता है। किस करने के बाद वांग जी विंग से दूर होता है और कहता है, पता नहीं इस ओमेगा में क्या है, मैं इससे खुद से किस करने से नहीं रोक पाता, ऐसा कहता है और एक स्मग करता है। लेकिन फिर उसकी नज़रें विंग के फेस पर जाती हैं, जो अभी भी पूरी तरीके से ढल था। वो विंग के चेहरे से उसके बालों को धीरे से हटाता है और उसके गालों को धीरे से सहलाता है और कहता है, मुझे पता है मैंने आज गुस्से में बहुत ज़्यादा कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें भी मुझे इतना गुस्सा नहीं दिलवाना चाहिए था। तुम्हें पता था कि मुझे, अगर कोई तुम्हें इस तरीके से देखेगा तो मुझे गुस्सा आएगा और किसी को भी हक नहीं है तुम्हें इस तरीके से देखने का, समझे तुम, ऐसा कहता है। और वो विंग के पास ही वहीं चुपचाप बैठ जाता है। वो विंग को देख रहा था। वहीं हम सीधा देखते हैं नाइट का सीन। अब नाइट आधी हो चुकी थी, लेकिन विंग अभी तक पूरी तरीके से होश में नहीं आया था। वहीं वांग जी जो बिल्कुल भी नहीं सोया था, वो विंग को बार बार चेक कर रहा था। तभी हम देखते हैं वांग जी अचानक एक दासी को बुलाता है और कहता है, जाओ हीलर को फिर से बुला कर लाओ। जिस पर दासी कहती है और वो सीधा हीलर के पास जाती है और हीलर को लेकर आती है। वहीं हीलर जो विंग के पास आता है और विंग को चेक करता है। वांग जी कहता है, आखिर वो अब तक उठा क्यों नहीं है। हीलर कहता है, महाराज उन्हें शायद दवा असर करने में सुबह तक का टाइम लगेगा, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए महाराज। वांग जी कहता है, लेकिन मैंने उसे कब की दवा दी है, अभी तक उसका बुखार भी नहीं उतरा है। हीलर कहता है, महाराज मुझे लगता है हमें उनके फोरहेड पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए। वांग जी कहता है, क्या। हीलर कहता है, हाँ, अगर बुखार ना उतरे तो ऐसा करने पर बुखार उतर जाता है। वांग जी कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वो दासी की तरफ देखता है। दासी पहले ही समझ जाती है और वो उस कक्ष से बाहर चली जाती है। वो जल्दी ही एक बड़ा सा बॉयल लेकर आती है और उसमें ठंडा पानी था। वांग जी उसको देखता है। तभी दासी जो उसे कपड़े को उस पानी में भिगोकर सीधा भींग के उस माथे पर रखने ही वाली थी कि तभी अचानक वांग जी उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, क्या मैंने ऐसा करने को कहा। जिस पर हीलर और दासी पूरी तरीके से डर जाती हैं। वांग जी कहता है, जाओ यहाँ से, ऐसा कहता है। तभी वो हीलर की तरफ देखता है और कहता है, अगर उसे सुबह तक होश नहीं आया, अगर उसका बुखार नहीं उतरा, तो तुम याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। हीलर पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, महाराज पर मैं। वांग जी कहता है, जाओ यहाँ से, ऐसा कहता है। जिस पर हीलर और दासी दोनों चले जाते हैं। वहीं विंग जो पूरी तरीके से बेहोश था, वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, आखिर तुम अभी तक होश में क्यों नहीं आ रहे हो, क्या तुम, ऐसा कहकर उसकी नजरें बस वांग जी के फेस पर ही थी। तभी वो बाउल से उस कपड़े को लेता है, अच्छे से उस पानी में भिगोता है और फिर उसे लाकर विंग के फोरहेड पर रखता है। ठंडे पानी की वजह से अचानक से विंग की बॉडी में कुछ हलचल सी होती है, जिसे देखकर वांग जी विंग के फेस की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग। लेकिन विंग अभी भी होश में नहीं था। वांग जी पूरी रात विंग की इसी तरीके से पट्टियां बदलता है। वो एक मिनट भी आराम नहीं किया था। वो बहुत परेशान था। वहीं हम देखते हैं सिचैन को जब ये पता चलता है कि विंग की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो वो बहुत रोते हैं। वो अपने कमरे में इतना रोते हैं, वो बस कमरे से बाहर जाकर विंग के पास जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता है कि अगर वांग जी को ये पता चला तो वांग जी उन्हें बहुत पनिश करेगा और शायद फिर कभी भी वो विंग से मिलने ना दे। वहीं हम देखते हैं अचानक चेंग साओ जो सिचैन के कमरे में आती है।
सिचेन जो चैंग साओ को देखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। चैंग साओ एक स्माइल करती है और कहती है सिचेन गगा, आखिर मैं क्यों नहीं आपके पास आ सकती। आप अच्छे से जानती हैं मैं भी आपके महाराज की ओमेगा हूँ। सिचेन जो गुस्से में चैंग साओ की तरफ देखते हैं, तभी चैंग साओ कहती है वैसे मुझे ऐसा लगता है सिचेन गंगा, आज की डांट आपको कम पड़ गई है ना, फिर भी आप मेरा सम्मान करना नहीं सीखे। याद रखिए गगा, आपको मेरा अच्छे से सम्मान करना चाहिए, नहीं तो वांग जी आपको कितनी पनिश करेगा। सिचेन बड़ी बड़ी आंखों से चैंग साओ की तरफ देखते हैं, छवि चैंग साओ एक स्माइल करती है और कहती है अगर आपको ऐसा लगता है कि वांग जी मेरी कोई बात नहीं मानेगा, तो सुबह उसने मेरी एक बात मानी। उसने माना कि विंग को ले जाने वाले आप ही थे, है ना। तभी से चैन जो चैंग साओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं पर तुमने गलत भी नहीं कहा था चैंग साओ, मैं ही सचमुच विंग को लेकर गया था। इसलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस बात पर तुमसे नाराज हूँ तो बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। चैंग साओ अपनी मुट्ठियाँ बीचती है और कहती है सिचेन गगा, आपको नहीं लगता कि आप भी एक ओमेगा हैं और आपको इस राज्य की रानी की बहुत अच्छे से सम्मान करना चाहिए। चैन कहते हैं और ये किसने कहा कि तुम इस राज्य की रानी हो। चैंग साओ तुम गलत फहमी में हो और मुझे ये भी नहीं आज तक समझ आया कि तुमने खुद से इतनी गलत फहमी क्यों है, जबकि मैं तुम्हें बता दूं वांग जी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि तुम इस राज्य की रानी हो। और याद रखो वो दिन दूर नहीं जब वांग जी तुम्हें खुद यहाँ से निकाल देगा, जब वांग जी को ये पता चलेगा कि तुम उसके परिवार में ही इतने सारे षड्यंत्र कर रही हो। चैंग साओ एक स्माइल करती है और कहती है सच में गगा, और ये उसे कौन बताएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि वांग जी कभी भी सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करता। वांग जी कहता है, वांग जी की बात सुनकर चिचैन कहते हैं क्यों, क्या उसने सुबह तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया था। और इस गलतफहमी में मत रहो कि वांग जी कभी भी किसी और की बात पर भरोसा नहीं करेगा, समझी तुम। और वैसे भी वो तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करता है ये तो तुम अच्छे से जानती हो, वो कहीं भी तुम्हें बेइज्जत कर देता है। लेकिन तुम सच में बहुत बेशरम हो जैंग साओ, जिस तरीके से वांग जी तुम्हारे साथ बिहेव करता है, अगर इस तरीके का बिहेव उसने मेरे साथ किया होता तो मैं सच कह रहा हूँ मैं कब का ये राज्य छोड़कर चला गया होता। चैंग साओ अचानक अपनी मुट्ठियाँ बीच लेती है और कहती है आखिर वो मेरा अल्फा है और उसे मुझसे कुछ भी कहने का अधिकार है। चैन जो से हंसते हैं और कहते हैं तुम्हारा अल्फा, लेकिन क्या तुम्हारे अल्फा ने कभी तुम्हारे साथ एक नाइट भी बिताई है। और लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं, जाओ विंग के कक्ष में और देखो वांग जी किस तरीके से विंग की केयर कर रहा है, वो उसकी देखभाल कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है, देख लेना इस राज्य की असली महारानी एक दिन सिर्फ विंग होगा, ना कि तुम। चैंग साओ कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। चैन कहते हैं और ऐसा ही होगा, तुम देख लेना। और उस दिन मेरे पास आना और मुझसे बात करना और देखना वांग जी तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से बाहर फेंक देगा। ऐसा कहते हैं जिस पर चैंग साओ पूरी तरीके से गुस्से में आ जाती है और कहती है सिचैन कका, अगर मैंने भी आपका गुरूर ना तोड़ा ना तो याद रखना, देखना मैं आपके साथ क्या करूँगी। गुस्से में ऐसा कहती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं सिचैन जो चैंग साओ के जाने के बाद एक गहरी सी सांस लेते हैं और वो कहते हैं पर उसने सच कहा, अगर मैं विंग को तालाब पर नहीं ले गया होता तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। वहीं हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी जो विंग के बेड पर साइड में बैठा हुआ था, विंग जो पूरी तरीके से बेहोश था। वांग जी विंग की पट्टियां बदलते बदलते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अब हम सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करता है। तभी जैसे ही वो अपनी आंखें ओपन करता है वो देखता है कि किसी ने उसका हाथ टाइटली पकड़ रखा है। वो जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखता है तभी उसकी नज़र उस सामने वाले पर्सन पर जाती है, जिसे देखकर विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और अचानक वो अपना हाथ वांग जी के हाथ से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ने विंग का हाथ इतनी टाइटली पकड़ रखा था। वहीं विंग जो वांग जी को अपने इतना करीब देखकर पूरी तरीके से डर गया था, वो अपने शरीर के चारों तरफ देखता है और कहता है पर मुझे कहीं पेन नहीं हो रहा, क्या उसने मेरे साथ नाइट में कुछ किया, कि क्या उसने मेरे सोने का फ़ायदा उठाया, ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी अपनी आंखें धीरे धीरे ओपन करता है। वहीं वो विंग की तरफ देखता है, विंग जो अपने शरीर की हर तरफ देख रहा था, वो अपने शरीर की हर इंच को चेक कर रहा था। वांग जी
जो विंग की तरफ ऐसे देखता है और अचानक एक स्माइल करता है और कहता है, विंग तुम उठ गए। विंग कहता है, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी अचानक विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग वो तुम। विंग कहता है, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने पूछा। वांग जी कहता है, तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए मैं यहाँ हूँ। विंग कहता है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी तबीयत खराब थी, अब आप जा सकते हैं। आपने जो कुछ नाइट में मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, मैंने जो कुछ कल किया उसके लिए। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग मैं जानता हूँ कल मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ गलत किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विंग तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है, क्योंकि वांग जी ने कभी किसी के से माफ़ी नहीं मांगी। ये पहली बार है जब वांग जी विंग से माफ़ी मांग रहा है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग मैं जानता हूँ मैंने कल जो तुम्हारे साथ किया वो गलत किया। एक राजा जब अपना कोई वचन देता है तो उसे अपना पूरी तरीके से निभाना चाहिए, लेकिन मैंने ही उस वचन को तोड़ दिया। मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हें किस कर दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विंग कुछ भी नहीं कहता और अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कहता है, देखो विंग, अब मैं तुमसे सिर्फ माफ़ी इस बात के लिए मांग रहा हूँ कि मैंने कल तुम्हें फोर्सफुली किस किया था। ये सुनकर विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। उसे नहीं पता कि वांग जी की ये बात सुनकर विंग को ऐसा क्यों लगा, बहुत अजीब सा। वांग जी कहता है, लेकिन मैं इस बात के लिए तुमसे अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, देखो विंग तुम इस राज्य के ओमेगा हो और मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें इस तरीके से देखे। तुम अच्छे से समझते हो जब कोई हमारे राज्य और उस महाराज के ओमेगा के बारे में इस तरीके की बात करेगा तो कैसा लगेगा। वो तुम्हारे शरीर के बारे में बातें कर रहे थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। विंग जैसे ये सुनता है वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं मैं आपका ओमेगा नहीं हूँ। वांग जी विंग की इस बात को सुनता है तो थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन तभी वो खड़ा होकर विंग के पास आता है और विंग के फेस को पकड़ता है और धीरे से कहता है, विंग तो मेरे ओमेगा हो, याद रखना। विंग कहता है, लेकिन आप तो यहाँ मेरा गुरूर तोड़ने के लिए लाए हैं। जब मेरा गुरूर पूरी तरीके से टूट जाएगा तो आप मुझे यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देंगे। वांग जी ये सुनता है, पता नहीं क्यों उसे विंग की इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो तभी वांग जी को भी अचानक गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि उसके बाद मैं तुम्हें उठाकर घुसू से बाहर फेंक दूंगा। समझे तुम, अब आराम से अपने कक्ष में रहो और याद रखो तुम्हारी सजा अभी बंद नहीं हुई है। जब तक मैं नहीं चाहता तुम कक्ष से बाहर नहीं निकलोगे। विंग कुछ भी नहीं कहता। हालांकि वांग जी ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी को भी जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है और जब उसे गुस्सा आता है तो उसे नहीं पता कि वो क्या करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं यान को बुलाता हूँ ताकि तुम अच्छे से स्नान कर सको। ऐसा कहकर वो कक्ष से बाहर चला जाता है। विंग जाते हुए वांग जी को देख रहा था, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं क्यों ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वहीं हम यांग को देखते हैं। वांग जी जो यांग की तरफ देखता है और कहता है, यांग जाओ अपने राजकुमार को अच्छे से स्नान करने में और कपड़े पहनने में उनकी सहायता करो, और तुम्हें पता है ना वो कमज़ोर है इसलिए उसके खाने का अच्छे से ध्यान रखो। जिस पर यांग कहता है और सीधा अंदर चला जाता है। वहीं भीम गुस्से में यांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम कहाँ थे। यांग कहता है, राजकुमार मैं तो यहीं था। भीम कहता है, अगर तुम यहाँ थे तो महाराज यहाँ क्यों थे। तभी यांग कहता है, पर महाराज महाराज तो यहाँ शाम से हैं, जब से आप बीमार हैं। भीम की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या। यांग कहता है, हाँ राजकुमार, आपकी तबीयत नाइट में बहुत खराब हो गई थी, आपको बहुत फीवर था, महाराज बहुत परेशान थे। आपको पता है उन्होंने 2 बार हीलर को भी बुलाया और उन्होंने पूरी रात आपकी सेवा की, आपको दवा पिलाई, आपको पानी की पट्टियाँ रखी ताकि आप जल्दी से सही हो जाओ। वीन की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी यांग कहता है, राजकुमार हम महाराज के बारे में जैसा सोचते हैं महाराज वैसे नहीं है। वीन जो यांग की तरफ देखता है और कहता है, तुमने कल भी ऐसा ही कहा था। देखो उसे सिर्फ इस बात का गिल्ट हो रहा है क्योंकि उसने मुझे फोर्सफुली किस किया, उसने अपना वचन तोड़ दिया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इस बात से परेशान है कि मेरी तबीयत खराब है तो बिल्कुल नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
यांग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे महाराज को राजकुमार बहुत पसंद है। लेकिन वो उस टाइम विंग से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि विंग इस टाइम बहुत गुस्से में है। अगर उसने कुछ भी कहा तो विंग का सारा गुस्सा सिर्फ यांग के ऊपर फूट जाएगा, इसलिए वो चुप रहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और यांग यांग विंग को लेकर सीधा वॉशरूम में जाता है, उसे स्नान करने में हेल्प करता है। उसके बाद वो बाहर आता है और विंग को रोप पहनाने में भी हेल्प करता है। वहीं वो विंग को अच्छे से बेड पे बिठाता है और कहता है, मैं आपके लिए खाने को लेकर आता हूँ। विंग कहता है, मुझे भूख नहीं है। यांग कहता है, आपको पता है महाराज ने मुझे कहा है कि मैं आपको अच्छे से खिलाऊं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो महाराज मुझे बहुत डांटेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं गूसू छोड़कर वापस यूमिंग चला जाऊं और आप यहाँ अकेले रह जाएं? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कुछ भी नहीं कहता, जिस पर यांग एक स्माइल करता है। वहीं यांग वहाँ से सीधा निकलता है और रसोई में पहुँचता है। वहाँ हम देखते हैं पहले से ही विंग के लिए सब कुछ तैयार था। यांग कहता है, मुझे राजकुमार के लिए कुछ चाहिए। तभी एक रसोइया जो यांग के सामने आता है और एक फलों से भरी हुई और अच्छे खाने से भरी हुई ट्रे यांग के सामने करता है। यांग कहता है, ये क्या है? तभी रसोइया कहता है, महाराज ने ये खाना रानी के लिए बनवाया है, इसलिए आप इसे ले जाइए और उन्हें अच्छे से खिलाइए। ऐसा कहता है, जिस पर यांग एक स्माइल करता है और कहता है, अब मुझे सच में लगता है कि महाराज राजकुमार की बहुत परवाह करते हैं और एक ना एक दिन राजकुमार आपको ये एहसास होगा। लेकिन ये भगवान ये सब कुछ जल्दी हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन दोनों की लड़ाई में मैं कितने दिन तक बच सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं यांग जो सीधा निकल कर वहाँ से बाहर आता है। तभी सुयांग जो यांग के सामने आ जाता है। यांग को देखकर शुयांग एक स्माइल करता है। यांग जो शुयांग को देखकर वो करता है। तभी शुयांग कहता है, यांग कैसे हैं आप? यांग जो अचानक शुयांग की ये बात सुनता है तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि शुयांग ने इससे पहले यांग से कभी बात नहीं की। यांग कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी शुयांग कहता है, क्या आपको ये गूसू पसंद है? जिस पर यांग कुछ भी नहीं कहता। तभी शुयांग कहता है, क्या आपके राजकुमार ठीक हैं? यांग कहता है, हाँ अभी वो ठीक है। शुयांग कहता है, मैं जानता हूँ महाराज ने जो कुछ कल किया वो सही नहीं था, लेकिन यकीन मानिए महाराज इतने बुरे नहीं हैं जितने वो लगते हैं। वो सिर्फ अपने ओमेगा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उनकी चीज़ को इस तरीके से देखे। यांग जो शुयांग की तरफ देखता है। यांग कहता है, मैं समझता हूँ। तभी शुयांग कहता है, फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। यांग एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल। ऐसा कहता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यांग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वहीं शुयांग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। शुयांग कहता है, सच में ओमेगा बहुत क्यूट है। ऐसा कहता है। वहीं यांग जो सब चीज़ों को थोड़ा साइड रखता है और सीधा विंग के रूम में चला जाता है, जहाँ विंग पहले से ही यांग का वेट कर रहा था। जैसे ही वो यांग को देखता है वो कहता है, तुम कहाँ रह गए थे? यांग कहता है, मैं आपके लिए खाना लेने गया था, मैंने कहा था ना। ऐसा कहता है। वहीं यांग खाने को विंग के सामने रखता है। विंग जैसे ही सारे खाने को देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। खाना पूरा विंग की पसंद का था। विंग कहता है, तुमने इतनी जल्दी खाना बना लिया? यांग कहता है, मैंने नहीं, ये खाना महाराज ने आपके लिए बनवाया है। विंग कहता है, मुझे भूख नहीं है, ले जाओ मेरे सामने से। यांग कहता है, राजकुमार नाटक करना बंद कीजिए। आप अच्छे से जानते हैं कि महाराज ने इसे आपके लिए बनवाया है। अगर आप खुद नहीं खाएंगे और महाराज को पता चला तो वो यहाँ आके आपको अपने हाथ से खिलाएंगे। हाँ, पर मुझे लगता है शायद आपको महाराज के हाथ से खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं महाराज को बुला देता हूँ। ऐसा कहता है। तभी भीम कहता है, यांग। यांग जो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है, कहता है, अगर आपको महाराज के हाथ से नहीं खाना तो खाइए। भीम कुछ भी नहीं कहता, लेकिन खाने की खुशबू सच में बहुत अच्छी थी, इसलिए वो जल्दी से खाना खाने लगता है। और सच तो ये थी, कल से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत भूखा भी था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने कक्ष में था, तभी अचानक चेंगसाओ जो वांग जी के रूम में आ जाती है। वांग जी चेंगसाओ को गुस्से में देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेंगसाओ कहती है, महाराज एक बात बताइए, आखिर आपने उस ओमेगा के रूम में फिर से रात बिताई और आपने उसकी सेवा भी की, क्यों महाराज? आपने तो कहा था कि आप उसे यहाँ पनिश करना चाहते हैं।
वांग जी अचानक गुस्से में चेंग साओ की तरफ देखता है और कहता है, चेंग साओ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम पूरे महल में सारा टाइम बस यही देखती रहती हो कि कौन क्या कर रहा है। और वैसे भी ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये मेरा और मेरे ओमेगा का मामला है। चेंग साओ कहती है, महाराज मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर विंग आपका ओमेगा है तो मैं कौन हूँ? वांग जी चेंग साओ की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और अचानक चेंग साओ के थोड़ा करीब आता है। वो उसकी चिन को पकड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो? चेंग साओ कहती है, नहीं महाराज, इसलिए मैं आज जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी वांग जी कहता है, तुम कुछ भी नहीं हो चेंग साओ, तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की। मैंने तुम्हारे पिता से मना किया था कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। तभी चेंग साओ कहती है, तो क्या आप उस विंग से प्यार करती हैं? वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है, प्यार? जिस राजा के पास दिल नहीं है वो प्यार कैसे कर सकता है चेंग साओ? और मुझे समझ नहीं आता तुम्हें मुझे एक ही बात बार बार क्यों समझानी पड़ती है। देखो चेंग साओ, तुम यहाँ बहुत अच्छे से रह रही हो तो आराम से रहो। चेंग साओ कहती है, पर महाराज मुझे आपका प्यार भी चाहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं ये देख सकती आप बार बार उस ओमेगा पर इतना ध्यान देते हैं, मुझे इस चीज़ से जलन होती है। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक चेंग साओ की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें इतनी जलन होती है चेंग साओ? चेंग साओ अचानक वांग जी को ऐसे देखती है तो वो वांग जी की तरफ ही देखती रह जाती है और कहती है, बिल्कुल महाराज, मुझे बहुत जलन होती है जब आप उसके कितना करीब होते हैं। वांग जी जो चेंग साओ की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, तो अच्छी बात है, तुम खुद को जलस करने की आदत डाल लो, ऐसा कहता है। चेंग साओ की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मेरी सभा का टाइम हो रहा है, ऐसा कहकर वहाँ से सीधा निकल जाता है। जहाँ चेंग साओ अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीचती है और कहती है, महाराज आप सिर्फ मेरे हैं और मैं किसी को भी इस राज्य की महारानी बनने का मौका तो बिल्कुल नहीं दूंगी। ये पद ओहदा सिर्फ मेरा है और ये मेरा ही रहेगा। अगर इसके लिए मुझे उस विंग को मारना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं उठूंगी, क्योंकि अगर मुझे मेरी चीज़ें नहीं मिलती तो उन्हें कैसे दूर करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। ऐसा कहकर एक स्मक करती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सभा में आता है और उसके जो भी काम थे वो सब कंप्लीट करता है। वहीं शुयांग और वांग जी चुपचाप अब सभा से बाहर एक रूम में थे जिसमें वो कुछ राजनीतिक बातों पर चर्चा कर रहे थे। तभी शुयांग कहता है, महाराज क्या आपको नहीं लगता आपको सिचेन गंगा और राजकुमार दोनों को सजा से मुक्त करने देना चाहिए? वांग जी कहता है, नहीं शुयांग, मुझे लगता है उन्हें सज़ा लेना अच्छा है, क्योंकि जब उन्हें सज़ा रहेगी तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने गलती की। आप नहीं जानते, मैं कभी नहीं चाहता कि गग्गा को कोई इस तरह की नज़रों से देखे। मैंने अपने माता पिता से वादा किया था कि मैं गग्गा को कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आप जानते हैं ना, तुम जानते हो ना शुयांग, जब मैंने उन लोगों के मुंह से विंग और गगा के लिए इतनी लस्टफुल बातें सुनी थी, तुम नहीं जानते उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि मैं उनके सर काट दूं। शुयांग कहता है, मैं समझता हूँ आप सच कह रहे हैं महाराज, लेकिन फिर भी ये सज़ा ज़्यादा है। और आपने फिर गग्गा और विंग को अपनी अपनी कुल देवी के ऊपर 500 सीढ़ियाँ चढ़कर 100 बार पानी चढ़ाने की सज़ा दी है, वो भी बहुत ज़्यादा है। वांग जी कहता है, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उन्होंने ऐसी गलती की है। वहीं हम देखते हैं अब धीरे टाइम स्किप होता है, जहां अब उन दोनों की सज़ा को 1 वीक बीत चुका था। वांग जी जो हमेशा विंग के कमरे में जाता लेकिन विंग उससे कोई बात नहीं करता था। वांग जी ने कई बार विंग से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन विंग तो जैसे वांग जी को देखना भी पसंद नहीं करता। वहीं सिचेन भी वांग जी से ज़्यादा बात नहीं करते। वांग जी को इस बात का बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो 8 दिन बाद उन दोनों की सज़ा पूरी करने का ऐलान करता है और कहता है, अब वो दोनों अपने कष्ट से बाहर जा सकते हैं। तभी वांग जी विंग को और सिचेन को अपने कक्ष में बुलाता है, जहाँ विंग और सिचेन दोनों अपने रूम से निकल कर आते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो अचानक विंग सिचेन को टाइटली हग करता है और कहता है, गगा आप ठीक है ना? सिचेन की आंखों में आंसू थे और वो कहते हैं, विंग मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, क्या हुआ गगा? सिचेन कहते हैं, मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, अगर मैं तुम्हें उस दिन तालाब पर नहीं ले जाता तो ये सब नहीं होता। भीम कहता है, गगा ये आपकी गलती नहीं थी, मैंने कहा ना, और आपको इतना
सॉरी कहने की भी ज़रूरत नहीं है गग्गा। जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं। वैसे भी मैं आपके साथ खुद गया था, आपने ज़बरदस्ती नहीं की थी। लेकिन गग्गा, सज़ा हम दोनों को मिली, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। सिचेन कहते हैं, भी तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? वहीं वांग जी जो दूर से उन दोनों को इस तरीके से देख रहा था, वो अपने मन में कहता है, आखिर ये गग्गा को भी पसंद करता है, सबको करता है, लेकिन मेरे करीब आते ही उसका चेहरा एकदम से ठंडा हो जाता है। लेकिन देखता हूँ तुम्हारा गुरूर कब तक इतना रहता है। वहीं हम देखते हैं भींग और सिचेन दोनों वांग जी के कक्ष में आते हैं। तभी वांग जी भींग और सिचेन को देखता है और कहता है, तुम दोनों को अब कक्ष से बाहर जाने की परमिशन है, लेकिन याद रखना आज के बाद तुम दोनों तालाब के आसपास भी नहीं जाओगे। भींग अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे पता है जब भी तुम तालाब देखोगे तो तुम तालाब के अंदर जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम दोनों को इस तरीके से देखे, समझे तुम? भींग कुछ भी नहीं कहता। वहीं से चैन भी अपना फेस नीचे करके खड़े हुए थे। तभी वांग जी कहता है, लेकिन अभी तुम दोनों की सजा पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है। भींग कहता है, क्या? वांग जी कहते हैं, हाँ, अभी तुम दोनों को सजा का आखिरी हिस्सा पूरा करना है। भींग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, भींग तुम्हें और सिचेन गगा, आप जाकर आपको पता है ना क्या करना है? सिचेन की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। सिचेन बस अपना सर हाँ में हिला देते हैं। भींग कहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अब आप ऐसी कौन सी सज़ा देना चाहते हैं महाराज? वांग जी कहता है, चिंता मत करो, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगा हो ना, एक वाइल्ड ओमेगा ह्यूमन के, तुम तो इस सज़ा को आसानी से कर सकते हो। भींग कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी कहता है, सिचेन गगा, वैसे भी मुझे लगता है इस सज़ा को आपको विंग को खुद ही बताना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जिस पर सिचेन कुछ भी नहीं कहते और वो जब विंग की तरफ देखते हैं, तभी हम देखते हैं विंग कुछ दासियों को बुलाते हैं, जिस पर दासियां विंग और सिचेन के पास आती हैं। तभी हम देखते हैं वांग जी कुछ सैनिकों को भी बुलाता है और कहता है, गगा और विंग के पास रहना, लेकिन उनसे दूरी पर। जिस पर वो सारे सिपाही बस अपनी आंखें नीची करते हैं और कहते हैं, ठीक है महाराज। विंग कहता है, गगा हम कहाँ जा रहे हैं? सिचेन कहते हैं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वहीं सिचेन और विंग दोनों वांग जी के कक्ष से चले जाते हैं। हालांकि वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कहता है, ये ज़रूरी है तुम दोनों को पनिश करने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि आपको आगे से कैसे करना है, ऐसा कहता है। वहीं सिचेन और विंग जो दोनों कक्ष से बाहर आते हैं, विंग कहता है, गगा बताइए ना, आखिर ऐसी क्या पनिशमेंट है जिस वजह से आप घबरा रहे हैं? सिचेन कहते हैं, विंग हमें अपनी कुल देवी के मंदिर जाना होगा, तुम जानते हो वहाँ 100 सीढ़ियाँ हैं, और हमें हर बार एक घड़े से पास की झील से पानी लेना होगा, और उस कुलदेवी पर 100 घड़े चढ़ाने होंगे। भीम कहता है, क्या? सिचेन कहता है, हाँ, तुम नहीं जानते, वो सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं, उन पर चढ़ना एक बार ही मुश्किल है, 100 बार चढ़ना तो बहुत मुश्किल है। तभी भीम कहता है, मैंने पहले ही कहा था गग्गा, आपका भाई बहुत क्रूर है, आप मानने को तैयार नहीं है। सिचेन कहते हैं, भीम हम कुछ नहीं कर सकते, हमें महाराज का कहना मानना होगा। भीम कहता है, मैं नहीं करूँगा। सिचेन कहते हैं, भीम तुम जानते हो अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो महाराज हम दोनों को फिर से कक्ष में बंद कर देंगे, और क्या तुम फिर से कक्ष में बंद होना चाहते हो? भीम कहता है, बिल्कुल नहीं। सिचेन कहते हैं, चलो। ऐसा कहकर वो सीधा उस कुल देवी के मंदिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के सामने पहुंचते हैं, भीम की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भीम कहता है, गगा क्या हम सच में करने वाले हैं? तभी सिचेन कहते हैं, मुझे लगता है हमें ये करना ही होगा, ऐसा कहते हैं और एक गहरी सी सांस लेते हैं। वहीं विंग के फेस पे एक स्मक आ जाता है। सिचेन कहते हैं, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, गगा मेरे पास एक प्लान है, ऐसा कहता है। जिस पर सिचेन बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब विंग के दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो उस चीज़ को कैसे पूरा करेगा, वो उस कुल देवी को 100 पानी के मटके किस तरीके से चढ़ाएगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 यार कमेंट कीजिए, प्लीज़ यार, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय बाय, टेक केयर।